अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी। इससे पहले हम पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्ड टू वर्ड हर चैप्टर को पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपका ऐसा ना हो जो बाकी ना रह जाए। ठीक है, मतलब हर कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक हो गया। चले अब हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि बायोलॉजी नहीं, मतलब बायोलॉजी का न्यू सिलेबस आया है, चेंज सिलेबस है, तो इसमें आपको नहीं पता कि क्या MCQ आने हैं, क्या सॉरी हम MCQ कहते हैं MBBS में, क्या लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इसका आपको कुछ आइडिया नहीं, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि बोर्ड वाले कुछ भी दे दें तो आपको परेशानी की ज़रूरत ना हो। क्योंकि जब आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो आना सब कुछ बुक में से ही है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं आता। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, वो कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। वो कहते हैं, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है, क्या एक ऐसे स्ट्रक्चर से, एक बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना, सिंपल स्ट्रक्चर तो नहीं है ना। आप अपने अंदर जान के देखें, अभी तो आप MBBS में जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आपको सारे नेट भी पढ़ाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से इंसानों को बनाया है, कैसे कैसे कोई आर्टरी कैसे जा रही है, मतलब कोई नर्व कैसे जा रही है, सब कुछ आप डिटेल से वहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे तो आपको सुपरफिशियल सिर्फ पढ़ाएंगे वो ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट का मतलब है अटेन करते हैं क्या, एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब इनके स्ट्रक्चर हैं लेकिन बहुत कम्प्लेक्स तरीके से वो ऑर्गेनाइज हुए हैं, अरेंज हुए हैं। ठीक है, इन विच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज़ बिल्ट अपॉन द प्रीवियस वन। वो कहता है हर एक लेवल जो है ना वो पिछले वाले से बिल्ट हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये उन्होंने डायग्राम बहुत प्यारी बनाई हुई है किताब वालों ने। ये देखें, सबसे पहले ना मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। स्टार्ट से हम यही पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। ठीक है, तो वो जो सेल होता है ना, एक्चुअली उसके अंदर भी मज़ीद छोटी चीज़ें हैं। जैसा कि सबसे पहले आपने याद रखना, दुनिया की हर चीज़ ना सबसे पहले एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, मैटर का। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एटम आपस में मिलेंगे, मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके ना ऑर्गेनेलीज बनानी है। चैप्टर नंबर 3 में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो वो जो ऑर्गेनेलीज है ना वो कैसे बनी, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे ना, मॉलिक्यूल्स कैसे बने थे, एटम्स के बनने से। एटम्स आपस में मिले, मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेलीज है ना, फिर सेल के अंदर ये सारी की सारी आपस में मिलके सेल को बना देंगी, और सेल्स ने सबने आपस में मिलके टिश्यू बना देना है। देखिए आपको नज़र आ रहा है, एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा, पाँचवां, छठा, इस तरह मुख्तलिफ सेल्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सेल मिलके टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ आपस में मिलके एक पूरा ऑर्गन बना देते हैं। जिस तरह हार्ट आपको यहाँ पे ऑर्गन दिखाया हुआ है, ऑर्गन सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक, फिर ऑर्गन सिस्टम्स के सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक इंसान के अंदर जो है वो सारे कंबाइन करेंगे और फिर एक पूरा इंडिविजुअल, एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनेगा या एक पूरा एनिमल बनेगा। ठीक हो गया, इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन हुई है। इनको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें, ये लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल एटम, एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाना है, मॉलिक्यूल ने मिलकर ऑर्गेनेली, या आपने रट लेना है अच्छे से। सही हो गया। ऑर्गेनेलीज सारी आपस में मिलकर सेल बनाती हैं, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं। सही हो गया। तो वही उन्होंने कहा है, वही बात उन्होंने की है, इन विच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, जो हर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इज़ बिल्ट अपॉन द प्रीवियस वन। हर एक लेवल, मतलब जिस तरह ऑर्गेनेली वाला लेवल था वो कैसे बना, वो मॉलिक्यूल से मिलके बना ना, सारे मॉलिक्यूल आपस में मिले तो ऑर्गेनेली बनी। तो ये लेवल जो है वो बिल्ट अपॉन किस पे बिल्ड हुआ हुआ है, प्रीवियस वन, पिछले वाले पे। इस तरीके से सेल्स कैसे बने, ऑर्गेनेलीज के मिलने से। टिश्यू कैसे बना, सारे सेल्स आपस में एक जैसे मिलते हैं, टिश्यू बन जाता है। तो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे बनी है, वो कैसे बिल्ट हुई है, अपॉन द प्रीवियस वन, पिछले वाले से। यही बात है ना, देखिए यही उन्होंने लाइन लिखी हुई है। ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, जो हर लेवल है ना वो इज़ बिल्ट अपॉन द प्रीवियस वन, वो बिल्ट अपॉन बनाया गया है अपॉन द प्रीवियस वन, पिछले वाले के ऊपर। पिछले वाले स्ट्रक्चर्स को आपस में मिला के अगले वाला लेवल बनाए। ठीक हो गया। वो कहते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम ये जो बायोलॉजी के सारे लेवल है ना इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल स्टडी द करैक्टरिस्टिक्स, हम करैक्टरिस्टिक खसूसियात पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हर लेवल की। सेल है तो सेल के अंदर कौन से सेल हैं, टिश्यू है तो एग्जाम्पल क्या टिश्यू की, ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अंडरस्टैंडिंग, ये समझते हुए हाउ दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लाइफ, की जो लाइफ का फंक्शन है, जो ज़िंदगी चल रही है, कैसे ये चल रही है, कैसे टिश्यूज़, सेल्स, ऑर्गेनेलीज आपस में मिलके एक ज़िंदगी को चला रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने यही कहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना, अब पहले उन्होंने सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑर्गेनिज्म्स आर बिल्ट ऑन अ पैटर्न। ऑर्गेनिज्म जो कैसे बनाए गए हैं ऑन अ पैटर्न, एक ऐसे पैटर्न पे इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, वो आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न जो है ना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। देखिए नज़र आ रहा है आपको, एटम्स थे, ठीक है, या आपको देखने से पता लग रहा है एटम्स थे, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल, तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है पेचीदापन, डिफ़िकल्टी, ये कॉम्प्लेक्सिटी के ना मानी होते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना, ज़्यादा क्या कैसे समझाऊँ आपको, ज़्यादा कैसे हो जाना, ये कह सकते हो ज़्यादा एडवांस हो जाना चीज़ का, ठीक है। ये देखें ऑर्गेनेली मिली, फिर ऑर्गेनेली मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेली बनी, ऑर्गेनेलीज़ के मिलने से सेल बना, सेल के मिलने से कितने सारे टिश्यूज़ बन गए, फिर ऑर्गन बन गया, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो आहिस्ता से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है ना एक ऐसे पैटर्न में बनाए गए हैं ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें आहिस्ता से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने पढ़ा डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर जहाँ पर लोअर लेवल्स आर सिंपलर। जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो नीचे वाले लेवल हैं वो सिंपलर है, जाहिर सी बात है, तो हम पढ़ चुके हैं। लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, एटम आता है, मॉलिक्यूल आते हैं, ऑर्गेनेलीज आते हैं, ये कितने सिंपल है ना। एंड हायर लेवल आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, और जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने ये देखें, जिसमें हमने हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने और टिश्यू पढ़े, ऑर्गन पढ़े, ऑर्गन सिस्टम पढ़े, इंडिविजुअल पढ़े, ये कितने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं वो, है ना। तो वही उन्होंने कहा है कि जो सिंपल लोअर लेवल है वो सिंपल है, और जो हायर लेवल है वो कॉम्प्लेक्स है। इसमें मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जाहिर सी बात है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो। जाहिर सी बात है अगर एक सेल हुआ तो उसके अंदर तो इतना कुछ मौजूद नहीं होगा ना, उसके अंदर तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी बस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो काफ़ी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, और फिर काफ़ी टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये सारा काम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा होता है। तो वो कह रहा है ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिगिन विद, ये किससे स्टार्ट होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलेस्ट लेवल से। जो एक ऐसा जो पहले वाला लेवल है वो सिंपलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट लेवल है जो कि एटम का है ना, ऐसी बात है। एंड प्रोग्रेसिव टू, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बात प्रोग्रेस करती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती रहती है, और बढ़ती हुई कहाँ पे जाती है, टू द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल। फिर एंड पे जो लेवल आता है वो सबसे बड़ा होता है, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट डिफ़िकल्ट लेवल होता है, मोस्ट, ठीक है, एडवांस लेवल होता है, जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें उन्होंने पैराग्राफ में कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया है कि जो स्टार्ट वाले लेवल हैं, देखें जो स्टार्ट वाले लेवल हैं वो सिंपल हैं, जो एडवांस वाले हायर लेवल हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। और वो कहता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है एक ऐसे लेवल से जो कि कैसा है, जो कि बिल्कुल सिंपल है, और ख़त्म जाके होता है एक ऐसे लेवल पे जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बात ख़त्म, ये उन्होंने सिर्फ बात बताई हुई है, ठीक है। चलिए अब हम सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ना थोड़ा थोड़ा उनकी डिटेल पढ़ेंगे, क्या होते हैं, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑर्गेनेली क्या होता है, सेल क्या होता है, इनको हम सारे डिटेल से पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहला लेवल आपने जैसा कि देखा एटम का होता है। एटम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एटम होता क्या। वैसे तो आप केमिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी में भी क्योंकि सारे के सारे एटम ही तो आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ऑर्गेनेली बनता है, ऑर्गेनेली मिलते हैं तो सेल बनता है। तो यानी कि सेल को बनाने में एटम का भी किरदार है, तो हमें एटम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने बायोलॉजी में पढ़ना है सेल को। सेल जिन चीज़ों से बना है, सेल ने जो चीज़ें बनानी है, सब कुछ हमने पढ़ना है, तो एटम भी पढ़ना पड़ेगा। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती हो और जिसका वजन हो वो मैटर है। आपकी अपनी बॉडी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, आपने थोड़ी जगह घेरी हुई है और आपका वजन भी है, मैटर है। बुक, ये बुक की बात कर लें, बुक ने भी देखी इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जगह घेरी हुई है, और इसका भी वजन है, ये भी मैटर है। तो कोई भी दुनिया में जो चीज़ है जो मैटर है वो ज़रूर एटम से मिलकर बनी होगी। ये बुक सारी एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। हर मैटर तो सारा बना ही एटम से हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मेरी पूरी बॉडी मैटर है ना, क्योंकि मैंने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और मेरा वजन भी है। तो ये जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी भी एटम से मिलकर बनी हुई है। तो दुनिया की हर चीज़, ठीक है, एटम से मिलकर बनी हुई है। तो एटम्स क्या है, वो कहता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो मैटर है ना, मैटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैटर की डेफिनेशन है, ये मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। मतलब वो जो मैटर है वो उसका अगर उसको तोड़ी जाओ आप, तो एंड पे जो बचेगा ना, उसका सबसे छोटा यूनिट बचेगा, वो एटम होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसके, मैटर के। दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। और वो जो एटम है ना, उसने क्या करना है, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेनटेन करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, मिसाल के तौर पर गोल्ड है, गोल्ड का एलिमेंट है, ठीक है। ये जो गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा आप ले लो, ये गोल्ड का एलिमेंट होगा। ये गोल्ड का एलिमेंट जो है ना, किससे मिलकर बना हुआ है, सारे गोल्ड के एटम से। इसी तरीके से कार्बन का एलिमेंट है, वो भी सारे कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जो है ना,
ये भी एक एलिमेंट है और ये सारे ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी हुई है, यानी कि ये समझ लें एटम्स आपस में मिलके एलिमेंट बना रहे होते हैं। सही हो गया। तो एटम क्या है, मैटर, मतलब फॉर एग्जांपल ये बुक है, ठीक है, ये बुक मैटर भी है एलिमेंट भी है। मैटर इसलिए कि क्योंकि इसने जगह घेरी हुई है और इसका वजन भी है, और ये एलिमेंट भी है क्योंकि एटम से मिलके बनी हुई है, एटम्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही जैसे सारे एटम से मिलके बना हो। जिस तरह मैंने आपको बताया गोल्ड का छोटा सा पीस है, वो सारे के सारे गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ है, तो वो गोल्ड का एलिमेंट है। सही हो गया। तो उन्होंने यही कहा है कि एटम जो है ना मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और एटम ने क्या करना है, दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन किए हुए है। जैसे कि गोल्ड का एलिमेंट था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को किसने मेंटेन किया हुआ है, एटम ने। एटम उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, उसमें जो गोल्ड के एटम मौजूद है ना, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं बताऊँ ये गोल्ड का छोटा सा क्यूब है, तो इसमें सारे के सारे गोल्ड के एटम होंगे, छोटे 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 छोटे, जो मैं ऐसे नज़र नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो सारे गोल्ड के एटम्स ही हैं सारे के सारे। तो गोल्ड के जो एटम्स हैं, इन्होंने इस गोल्ड के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को मेनटेन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं एटम की एग्जाम्पल कार्बन, इसको आप केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, कार्बन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। मॉलिक्यूल, एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम आपस में मिले और इन्होंने मिलके एक नई चीज़ बना दी। इस नई चीज़ को मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, इसको एटम नहीं कहेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के मिलने से पानी का मॉलिक्यूल बन गया। तो वो कहते हैं, वही बात कर रहा है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स आपस में मिलते हैं और मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, विच कैन हैव एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और वो जो मॉलिक्यूल बना है उसके बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, किससे, इनसे, जिनसे वो बना है। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन तो गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन जो वाटर बना है वो तो लिक्विड है ना। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ये तो बिल्कुल लिक्विड है और ये दोनों गैस थी। तो जो नई चीज़ बनती है उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस चीज़ से, उन एटम से जिनसे वो बना था। वही बात उसने की है कि एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना नए, ये मॉलिक्यूल जो बना है विच कैन हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉपर्टी होती है दैन द एटम, उन एटम्स की निस्बत दे कंटेन, जो कि उसमें है। क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर है, वाटर के अंदर दो एटम्स है, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम। तो जो एटम इसके अंदर पड़े हुए हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ अब इसने बरकरार नहीं रखनी, अब इसने अपनी नई प्रॉपर्टी ले लेनी है। मॉलिक्यूल ने कहना मैं तो एक नई चीज़ बन गई हूँ, मेरी तो एक नई प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टी क्यों रखूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि पानी, वाटर, जो जिसकी मैंने भी आपको एग्जांपल दी। इसी तरीके से आप आगे जाके बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, प्रोटीन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो मॉलिक्यूल हैं ये एटम से मिलके बनते हैं, और जब एटम आपस में मिलते हैं तो उन्होंने मॉलिक्यूल बनाना है, और जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन एटम से जिनसे वो बना है, उन एटम्स की निस्बत जिनसे वो बना है। समझ आ रही इस बात की। ऑर्गेनेलीज़ क्या, अब वही बात जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते थे तो ऑर्गेनेलीज़ बनाते थे। ये देखें, ये वाला अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला, ये देखिए मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके ऑर्गेनेलीज़ बना रहे हैं। ठीक है, इधर भी हम वही पढ़ेंगे, ऑर्गेनेलीज़ फिर आपस में मिलके सेल बना देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑर्गेनेलीज़ के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनेलीज़ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक वे में, ख़ास तरीके से मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलना है और क्या बना देना है, ऑर्गेनेली बना देनी। ऑर्गेनेली क्या है, ये देखें सेल है ना, तो सेल के अंदर ना ये न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में बल्कि पढ़ ही चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे होता है जो स्मूथ और रफ होता है, फिर यहाँ पे गोल्जी पड़ा होता है, फिर लाइसोसोम्स होते हैं, सारे ऑर्गेनेलीज़ हैं। ये ऑर्गेनेलीज़ कैसे बने, सवाल ये पैदा होता है मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से। मॉलिक्यूल्स कैसे बना था, एटम के मिलने से। सही हो गया। तो इनको ना ये जो ऑर्गेनेलीज़ होते हैं ना, इनको सब सेलुलर लेवल भी कहते हैं। सब मीन्स निचले लेवल के ना, सेल से सब सेलुलर लेवल्स, मतलब सेल के अंदर मजीद छोटे छोटे मौजूद हैं ऑर्गेनेलीज़। हर ऑर्गेनेली जो होती है ना स्पेशलाइज्ड, उसको मखसूस कर दिया गया है टू डू अ पार्टिकुलर फंक्शन, के तुम एक खास काम करो। मिसाल के तौर पर आप पीछे पढ़ के आए चैप्टर नंबर 3 में, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी होती है। हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक होती है, एनारोबिक होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है आगे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो आप सांस ले रहे हो ना, जो ऑक्सीजन लेके जा रही है, जो आप लेके जा रहे हो, इस ऑक्सीजन ने जाना है जाके जो आपने खाना खाया, खाने के ज़रिए से जो ग्लूकोज अंदर गया है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, वो ग्लूकोज भी सेल के पास जाएगा। जो आपने सांस के ज़रिए से अंदर ऑक्सीजन लेके गए, वो ऑक्सीजन भी सेल के पास जाएगी ब्लड के ज़रिए से। जाहिर सी बात है हर सेल के पास ब्लड तो जा ही रहा है ना, ब्लड सप्लाई तो हर सेल को मिल रही है।
तो वो जो ऑक्सीजन है ना उसको इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा और बदले में एटीपी बनेगी। तो वो जो काम करना है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया ने करना है, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। राइबोसोम ने क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, ठीक हो गया। ये उन्होंने ऑर्गेनेली की बात की। अब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगी तो मिलकर क्या बनाएंगी, सेल बनाएंगी, सही हो गया। व्हेन ऑर्गेनेलीज, ये देखें वो लिखा हुआ है, व्हेन ऑर्गेनेलीज असेंबल, जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं और इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल के काम करती हैं, ठीक है। तो ये मेक सेल, इन्होंने सेल बनाना है। और सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट विद करैक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी लाइफ का, जिस तरह एक घर है, घर का स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक ईंट होती है, सारी ईंटें आपस में मिल के देखें घर बना रही हैं। इसी तरीके से आपकी बॉडी का भी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, सारे सेल आपस में मिल के आपकी पूरी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सेल है विद करैक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, इसके अंदर लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स हैं। लाइफ की करैक्टरिस्टिक क्या है, सेल लाइफ के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है ना, 1 से 2 में डिवाइड होता है, तो सेल भी यही काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, खाना तैयार करना है, अपना एनर्जी बनानी है, ये भी एनर्जी बना रहा है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, सारे वो काम कर रहा है जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं एक सेल, ठीक है। दे कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़, इन्होंने लाइफ की सारी एक्टिविटीज़, सारी सरगर्मियाँ सर अंजाम देनी है। एंड कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन भी करनी है सेल ने। हम आगे वाले बल्कि इससे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो सेल होता है ना वो 2 माइटोसिस और मियोसिस करता है ना। तो ये वो सेल की रिप्रोडक्शन ही थी ना, तो सेल रिप्रोड्यूस भी करता है। अच्छा, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल है, यूनि मीन्स 1, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 सेल, उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, उनमें मैनी सेल्स होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। लेकिन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हम पहले बात कर चुके हैं, वो सिंगल, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने बात की थी, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सिर्फ एक सेल होता है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम टिश्यू की बात करें, ये जो टिश्यू होता है ना, ये कैसे बनता है, ये जो सेल्स आपस में मिलते हैं ना, इन्होंने मिलकर टिश्यू बना देना होता है, ठीक है जी। ये जो टिश्यू है कैसे बनता है, जाहिर सी बात है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही एक सेल है, तो उनके अंदर टिश्यू कैसे बनेगा, उनके अंदर तो सेल ही एक है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कहानी है टिश्यू का बनना। क्यों? क्योंकि मैनी सेल्स होंगे तो वो आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही टिश्यू मौजूद होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर काफ़ी सेल्स होते हैं, तो ये सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू क्या है, जिस तरह कि मैं आपको ये दिखाऊँ, ये डायग्राम ये उन्होंने दिखाई हुई है, सेल्स आपस में मिल रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रही हैं। टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू में देखें एक सेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7, ये सारे सेल उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सॉरी, सारे सेल्स हैं टिश्यूज़ के अंदर। तो आपको नज़र आ रहा है टिश्यू के अंदर जो सारे सेल्स हैं वो एक जैसे हैं। अगर सेल सारे एक जैसे हैं तो वो काम भी एक जैसा करेंगे। तो टिश्यू कब बनता है, जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ना, वो आपने सेल पढ़े हुए हैं, याद हो आपको, चैप्टर नंबर 3 में हाँ हमने पढ़ा था कि मसल सेल 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ। ये कार्डिक मसल सेल हैं, तभी तो वो आगे जाके हार्ट दिखा रहे हैं, हार्ट आपस मिलके हार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये कार्डिक मसल सेल है, वो ब्रांच होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था। स्ट्राइटेड होते हैं, अगर आपको उनका याद हो, चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल्स इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है कैसे बनता है, इसमें सारे के सारे सेल्स होते हैं और सारे सेल एक जैसे होते हैं। एक जैसे सेल है तो एक जैसा काम करेंगे, उन्होंने फंक्शन भी एक जैसा परफॉर्म करना है। जिस तरह ये टिश्यू जो है ना, ये कार्डिक टिश्यू है, तो ये इस टिश्यू ने क्या करना है, सारे के सारे स्मूथ कार्डिक मसल सेल्स हैं, तो इन तमाम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हार्ट की वॉल के अंदर मौजूद है। इन्होंने हार्ट की, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हार्ट जो होगा ना वो फिर ब्लड निकालेगा और ब्लड को पंप करेगा इस अयोटा के अंदर। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एओर्टा के अंदर ब्लड पंप करेगा और एओर्टा से फिर आगे मजीद जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड पंप होगा और वो ब्लड वेसल्स ब्लड को हमारे सेल की तरफ लेकर आएंगी, टिश्यूज़ की तरफ लेकर आएंगी, ठीक हो गया। ये उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं ना वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यू क्या है, एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, सिमिलर सेल्स का। सारे एक जैसे सेल्स होने चाहिए, दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे मिलके काम करें, टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन, एक फंक्शन सर अंजाम दें या वन और मोर या एक से ज़्यादा फंक्शन भी सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म, ताकि वो परफॉर्म करें वन, एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें, उसको टिश्यू कहते हैं। बस शर्त ये है कि टिश्यू के अंदर सारे सेल्स एक जैसे होने चाहिए, जो एक जैसा काम करें। एक काम भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। अब टिश्यू की एग्जांपल, एनिमल्स के अंदर टिश्यू की और एग्जांपल है, प्लांट्स के अंदर और है। एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, ये देखें, ये जो मेरी स्किन है ना, ये सारी की सारी जो स्किन को कवर किया हुआ है, ये जो स्किन की सारी लाइनिंग बनाई हुई है एपिथेलियल टिश्यू ने बनाई हुई है। इसी तरीके से जो हमारी कैविटीज़ होती हैं ना, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल से, अभी सुपरफिशियल अभी तो आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। ओरल कैविटी होती है, जो आपकी मुंह है ना, जिसको ओरल कैविटी कहते हैं। इसी तरह ऊपर नोज़ है, तो नाक में आपके ना खाली जगह जो होती है इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो ये जो सारी कैविटीज़ है ना, ये एपिथेलियम से लाइंड होती हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है जो सारी कैविटीज़ को लाइन कर रहा होता है। एपिथेलियल टिश्यू का मकसद ही लाइनिंग बनाना होता है, ठीक है, ताकि एक, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊँ,
ठीक है। ये अगर आपकी नेज़ल कैविटी ऐसे करके नाक, ठीक है, तो नेज़ल कैविटी को सारे के साथ जो लाइन किया हुआ है ना वो एपिथेलियल टिश्यू ने लाइन किया हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू लाइन करेगा ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना चला जाए, कोई और इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो इसने एक कवरिंग बनानी है, ठीक है, समझ रही हैं आप। तो ये इसने बॉडी सरफेस को आपके सारी कवर करना है, जिस तरह मेरी सारी बॉडी सरफेस को कवर किया हुआ है, मेरी जो स्किन कवर हुई है एपिथेलियल टिश्यू से कवर हुई है, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे आपको सारे सेल्स नजर आ जाएंगे, एंड लाइन्स कैविटीज़, और इन्होंने आपकी बॉडी कैविटीज़ को भी लाइन करना है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं वही जो आपकी स्किन को कवर किया हुआ एपिथेलियल टिश्यू ने। मसल टिश्यू दूसरा हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर तो काफ़ी टिश्यूज़ है, बस इन्होंने 2 टिश्यूज़ की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। मसल टिश्यू का क्या काम होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट करवाते हैं। तो मसल्स का काम ही मूवमेंट करवाना होता है हमेशा, ठीक है, इनेबल मूवमेंट, इन्होंने मूवमेंट करवानी होती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कार्डिक मसल्स इन द हार्ट के अंदर कार्डिक मसल, जो मैंने अभी आपको दिखाए ये कार्डिक मसल्स बनाए हुए हैं इन्होंने, जो हार्ट की वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्होंने मूवमेंट करवानी है। क्या मूवमेंट करवानी है? हार्ट की मूवमेंट करवानी है। हार्ट मूव करेगा और ब्लड को पंप करेगा। कहाँ पे पंप करेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक हो गया। तो ये एनिमल्स के अंदर 2 हैं, प्लांट्स के अंदर 2 हैं, एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू ने क्या काम करना है अगर मैं आपको दिखाऊँ, पीछे हम बल्कि करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, द सेल में हमने एपिडर्मल टिश्यू को पढ़ा था। ये देखें, बल्कि सेल्स को पढ़ा था, वहाँ पे ये एपिडर्मल, ये देखें, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये सारा, ये पत्ते का उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये पत्ते का अपर एपिडर्मस है, ये पत्ते का सारा लोअर एपिडर्मस है। तो एपिडर्मस ने क्या करना है, एक्चुअली प्रोटेक्ट करना है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनानी है। ये देखो, इसने ये ऊपर की तरफ मौजूद है ताकि अंदर वाले स्ट्रक्चर को कवर कर सके। जिस तरह हमारी स्किन नहीं कर रही, उसी तरीके से ये भी नीचे की तरफ मौजूद है ताकि अंदर वाले स्ट्रक्चर को कवर कर सके। तो ये एपिडर्मस का काम होता है, एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स आपस मिलकर जाहिर सी बात है टिश्यू बनाएंगे, तो उन्होंने वही दिखाया हुआ है यहाँ पे। एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है किसको? अंडरलाइंग पार्ट्स, जो पौधे के नीचे वाले, पत्ते के नीचे वाले हिस्से थे ना, उनको प्रोटेक्ट किया था। मिसाल के तौर पर वो कहता है एपिडर्मस ऑफ लीफ, जो भी मैंने आपको दिखाई, वो लीफ की अपर एपिडर्मस थी और लोअर एपिडर्मस थी, ठीक है। इसी तरीके से पौधे के अंदर एक और टिश्यू होता है, उसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में ना 2 आते हैं, एक जाइलम आता है और एक फ्लोएम आता है। बात आपने याद रखनी है, हम वेस्कुलर टिश्यू में हमेशा जाइलम फ्लोएम आते हैं। इनका मकसद क्या होता है? जाइलम जो होता है ना, इसने पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है। कहाँ से? ये अगर पौधा है, ठीक है, तो ये पौधे की रूट्स हैं, ये पौधे का पत्ता है, ये उसके लीव्स हैं और ये उसकी रूट्स हैं, और ये पौधे की स्टेम होती है दरमियान वाली, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी रूट्स है ना, आप जाहिर सी बात है पौधे को पानी देते हो, कहाँ पे देते हो? ज़मीन में देते हो ना। तो यहाँ पे जो सारा पानी मौजूद है, रूट्स ने उस पानी को अब्जॉर्ब कर लिया, और पानी को अब्जॉर्ब करके यहाँ पे वस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं स्टेम के अंदर, जिनको कहते हैं जाइलम फ्लोएम। जाइलम जो होता है ना, ख़ास तौर पर वो इस पानी को पकड़ेगा, पानी को ला के दे देगा पत्तों को, लीव्स को, कि लीव्स ये लो, पानी ले लो, और पानी लेके तुम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करो, खाना बनाओ, ठीक। तो और फ्लोएम क्या करता है? अब जो लीफ ने फूड बना दी है ना, उस फूड को इसने पकड़ना है फ्लोएम ने। देखो ये कैसे याद आएगा, फ्लोएम फूड, दोनों में एफ लग रहा है कि है ना, फ्लोएम फूड, फ्लोएम में भी थोड़ी एफ की आवाज़ आ रही है, तो इस तरह आपने याद रखना है, फ्लोएम फूड, ठीक है। फ्लोएम ने जो लीफ के अंदर फूड बनी, उस फूड को पकड़ना है और पकड़ के जहाँ जहाँ पे पौधे को ज़रूरत है ना उस फूड की, जैसे बात है पौधे ने भी जिंदा रहना है, उसको भी फूड चाहिए, तो वो फूड उसने दे देनी है उसको, फ्लोएम ने, ठीक है। तो ये वेस्कुलर टिश्यू में क्या है, इन्होंने वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करना है जो कि पत्ते ने बनाई है, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आपने पीछे भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था मेसोफिल सेल्स होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स के स्पॉन्ज, 2 तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो सिर्फ पत्ते के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसलिए पत्ते के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो वो जो फूड है ना, उस फूड को मज़ीद पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो फ्लोएम ने करना है। ये वेस्कुलर टिश्यू का काम है। तो 2 पौधों के अंदर, एनिमल के अंदर उन्होंने टिश्यूज़ की एग्जांपल दे दी है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और 2 प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब ऑर्गन की बात कर लेते हैं। ऑर्गन कैसे बनता है? मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं, मिलकर ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये स्टमक का उन्होंने एग्जांपल आगे दी हुई है, ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखें, ये स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैं। ये देखें, ये जो लाइनिंग, एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम था? लाइनिंग बनाना ना बॉडी कैविटीज़ की। तो ये स्टमक के अंदर भी तो खाली जगह है, तो ये भी बॉडी कैविटी है, ठीक है। तो उसकी लाइनिंग जो बना रहे हैं, देखिए वो एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये इन्होंने यहाँ पे ना उसको मज़ीद डिटेल में दिखाया हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है और फिर मसल टिश्यू है। ये देखें, ये इसकी ये जो स्टमक है ना, इसकी वॉल के अंदर ही मसल टिश्यू होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक ने क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे करके खाने को आपस में मिक्स करवाना होता है, तो उसको बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। जैसे ग्राइंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ग्राइंडर काम कर रही होती है, अंदर जो ग्राइंडर के अंदर सारी चीज़ें डाल दो तो वो सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देती है, इस तरीके से स्टमक काम करता है। तो ये देखिए मुख्तलिफ टिश्यूज़ मौजूद हैं एक
और सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं, उस ऑर्गन का नाम है स्टमक। ये वही लिखा हुआ है टिश्यूज़ विच मेक द स्टमक ऑर्गन, ठीक है। ये सारे मुख्तलिफ टिश्यूज़ थे, लेकिन इन टिश्यूज़ का फंक्शन एक ही जैसा था, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ने भी स्टमक वाला फंक्शन ही करना था, कनेक्टिव टिश्यू ने भी स्टमक वाला फंक्शन करना था, मसल टिश्यू ने भी स्टमक वाला फंक्शन ही करना था, कोई और फंक्शन नहीं करना था। इसलिए ये तीनों टिश्यूज़ हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़, लेकिन फंक्शन इनका आपस में रिलेटेड है, आपस में एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और फंक्शन परफॉर्म करके ऑर्गन बना रहे हैं। यहाँ पे ना देखिए कार्डियक टिश्यू नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कार्डियक टिश्यू को हार्ट में होना चाहिए, यहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है, सही हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कोई और रेस्पिरेटरी टिश्यू नहीं है, रेस्पिरेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सांस की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए वही टिश्यूज़ जो आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं ना, जिनका एक जैसा फंक्शन होता है, वही ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक। तो ऑर्गन क्या है वो इन्होंने लिखा हुआ है। ऑर्गन क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है जो, ये जैसा कि मैंने अभी आपको स्टमक दिखाया, ये वो एक ऑर्गन था, आप उसको दिमाग में रख के याद कर लें। मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज़, जो एक जैसे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, सारे टिश्यूज़ रिलेटेड है, उनका फंक्शन मिलता है आपस में, उन्होंने काम एक ही करना है, वर्किंग टुगेदर, जो सारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ताकि वो ख़ास काम सर अंजाम दे सकें। कौन सा ख़ास काम? जो स्टमक का काम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की एग्जाम्पल में एनिमल्स में बात करते हैं और प्लांट्स में बात करते हैं। हमेशा हमने एनिमल की बात करनी, प्लांट की बात करनी है, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर उन्होंने हार्ट दिया हुआ है ऑर्गन की एग्जांपल में, स्टमक भी है, हार्ट भी, आप स्टमक भी लिख सकते हैं, ठीक है। लंग्स भी हैं, हार्ट और लंग्स उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? ये एक ऑर्गन है। ये कौन से? ये देखें, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सारे टिश्यूज़ हैं, ये सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, और ऑर्गन कौन सा बना रहे हैं? हार्ट बना रहे हैं। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन एनिमल्स हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। कैसे? ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसने हार्ट ने ब्लड को पंप करना है और ब्लड को पंप करके सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ठीक है, उनमें डाल देना है इसने ब्लड को पंप करके। और लंग्स ने क्या काम करना है आपको पता ही है, जो आप सांस ले रहे हैं, गैशियस एक्सचेंज फैसिलिटेट, इसने मदद देनी है गैशियस एक्सचेंज में, गैस के एक्सचेंज में। गैस का एक्सचेंज क्या? जो आपके सेल्स होते हैं ना, जब वो, मैंने आपको कहानी बताई थी, ऑक्सीजन ले लेते हैं ब्लड से ग्लूकोज ले लेते हैं, उस ऑक्सीजन को पकड़ के, ऑक्सीजन की मदद से उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ग्लूकोज के अंदर जो सारी एनर्जी होती है पकड़ के सेल निकाल देते हैं एटीपी की सूरत में, और फिर उससे उस एनर्जी से अपने काम करना शुरू कर देता है सेल, ठीक हो गया। जैसा कि अगर ब्रेन सेल होगा तो वो ब्रेन में क्या होता है, हम क्या काम करते हैं ब्रेन में? थिंकिंग का प्रोसेस करते हैं ना, तो उसने उस एनर्जी को इस्तेमाल करके थिंकिंग करना शुरू कर देनी है, डिसीजन लेना शुरू कर देने हैं। इसी तरीके से अगर मसल सेल है, मसल सेल ऐसा काम कर रहा है तो मसल उस एनर्जी को इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, जो मसल का काम है। इस तरीके से लंग्स का क्या काम होता है? गैशियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना। हाँ, अब जब सेल ने वो काम कर लिया ना, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ लिया, तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड में डाल दी जाती है और ब्लड से वो दोबारा लंग के पास आ जाती है, ठीक। और लंग्स ने फिर क्या करना है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है और नई जो हम हवा अंदर लेकर जा रहे हैं, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देना है। तो ये गैशियस एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का तबादला हो रहा है। ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और लेके ब्लड में डाल रहे हैं, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो कि फालतू चीज़ थी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये लंग्स का काम होता है। लंग भी ऑर्गन है, सही। तो प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? प्लांट्स के अंदर लीव ऑर्गन है, पत्ते, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। हम आगे मज़ीद डिटेल से लीव का स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड रूट्स, और रूट्स क्या करती हैं? जो रूट्स जड़ें होती हैं ना, ये वाली जो रूट्स होती हैं मैंने आपको दिखाई थी, ये नीचे, इन्होंने क्या करना है? वाटर को अब्जॉर्ब करना है, पानी को, और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है सॉइल से, मिट्टी से, और इनको अब्जॉर्ब करके जाइलम को दे देना है, और जाइलम ने फिर उनको पत्ते तक ले जाना है, ठीक है। और पत्ते के अंदर फिर उनको, पत्ते को पानी दे दिया जाता है, और मज़ीद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने निकाली, वो इन दोनों को इस्तेमाल करके पत्ता खाना बना लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ये देखें, सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है, एंड ऑर्गन सिस्टम जो है ना, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, ये देखें, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सारा का सारा, जिसके ज़रिए से आप खाना लेके जाते हो, अंदर जाके उस खाने को फिर डाइजेस्ट करते हैं। मतलब उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है और फिर उस खाने को वहाँ से ब्लड में डाल दिया जाता है। जैसा कि आप खाना मुंह से खाओगे ना, फिर आगे फूड पाइप मौजूद होता है। उन्होंने सारा इतना अच्छा यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ। फूड पाइप से खाना आपके स्टमक में आएगा। ये देखें, छोटा सा प्यारा सा स्टमक दिखाया हुआ आपको, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो ये स्टमक है, स्टमक से फिर खाना आपकी सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और वहाँ से फिर खाना एनस के ज़रिए से जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा निकल के
फीसिस के ज़रिए से बाहर आ जाएगा वेस्ट मटीरियल की सूरत में, ठीक है। तो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं ना, ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम है एक, ये सारे के सारे उन्होंने आपको ऑर्गन सिस्टम दिखाया है, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक जैसा फंक्शन सारे अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह स्टमक का भी काम वही है, फूड को डाइजेस्ट करना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी यही काम है, फूड को डाइजेस्ट करना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और तोड़ने के बाद उस खाने को पकड़ के ब्लड में डाल देना। लार्ज इंटेस्टाइन का भी यही काम है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये जो ऑर्गन सिस्टम है, इसमें जो सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं वो सारे एक जैसा फंक्शन सारे अंजाम दे रहे हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्ट मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ट का तो फंक्शन ऐसा था ही नहीं कि वो फूड को डाइजेस्ट करे, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, ठीक है। इसमें लंग्स मौजूद नहीं है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उसका लंग का काम ये नहीं होता कि वो खाने को डाइजेस्ट करें, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम में वही सारे ऑर्गन्स आएंगे जिनका काम डाइजेशन से मुतलिक होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब होता है फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है अब समझ आएगा आपको। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम किसके मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं इस ऑर्गन्स में, मैंने आपको दिखाया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। क्यों? क्योंकि इन तमाम का एक ही फंक्शन है, उन तमाम ने एक ही काम सारे अंजाम देना जो कि फूड की डाइजेशन है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुख्तलिफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया होगा, नहीं, हाँ ये देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया हुआ उन्होंने। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर उन्होंने हार्ट आ जाता है, और हार्ट ने क्या करना है, ब्लड को पंप करना है और ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देना है, और ब्लड वेसल्स ने उस ब्लड को फिर लेके आना है बॉडी के सेल्स की तरफ। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ आती हैं, हार्ट और ब्लड। क्यों? क्योंकि दोनों का फंक्शन ब्लड से मुतल्लिक है, इसका भी फंक्शन ब्लड से मुतल्लिक है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड है, तो इसलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ गई। तो और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका एक जैसा फंक्शन होता है। यहाँ पे कोई लंग नहीं उन्होंने डाला हुआ। क्यों? क्योंकि लंग का इससे मुतल्लिक काम ही नहीं है, तो वो एक ऑर्गन इस ऑर्गन सिस्टम में नहीं आएगा, वो अलग ऑर्गन सिस्टम है। सही हो गया। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या है, वो सारे मल्टीपल ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन उन शर्त ये है कि वो सारे ऑर्गन मिलकर काम करें और एक फंक्शन सर अंजाम दें, ठीक है, जो कि उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन है। एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम की क्या होती हैं, एनिमल्स के अंदर क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या, हम ये पढ़ लेते हैं। एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना ना ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपने खाना खाया, जो ऑक्सीजन आप अंदर लेके गए वो होती हैं, और उन दोनों को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के सेल्स को जाके देना। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये काम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम दिखाया ना, उस डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम का क्या काम है, फूड को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन करना फूड को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, एंड अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, और वो जो आपने खाना खाया है उसको अब्जॉर्ब करके उस खाने को ब्लड में डाल देना। और सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, वो जो खाने को ब्लड में डाला गया है, जो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में डाला गया, उनको टिश्यूज़ तक पहुंचाना, आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना, ताकि वो सेल उस न्यूट्रिएंट्स को लें और उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एटीपी बनाएं, और एटीपी बना के अपना काम सर अंजाम दे, जो उस सेल का काम है। मसल सेल का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करे। ब्रेन सेल का क्या काम है, सोचना, तो ब्रेन सेल सोचे। तो वो कैसे सोचेगा, उसको जब खाना मिलेगा। खाना कब मिलेगा, जब आप खाना खाओगे तो वो खाना अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, वो रूट सिस्टम होते हैं और शूट सिस्टम होते हैं। प्लांट्स के अंदर दो ही बस ऑर्गन सिस्टम होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा ये सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के हैं। स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम है, और ये ह्यूमन बींग के अंदर देखो कितने ज़्यादा है। लेकिन पौधों के अंदर, क्योंकि पौधे ना लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ना ही पौधों ने हरकत करना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, ना ही उन्होंने कुछ सोचना होता है कि उनके अंदर कोई दिमाग वगैरह हो, तो उनके अंदर ना कोई इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बस दो ही हैं, एक रूट सिस्टम है, एक शूट सिस्टम है, बस। रूट सिस्टम जो होता है ना, उसने क्या काम करना होता है, एंकर द प्लांट, उसने पौधों को पकड़ के रखना है मिट्टी में, ठीक है, और वाटर को अब्जॉर्ब करना है, जड़ों का यही काम है ना, एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है, ठीक। और शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये सारा का सारा शूट है, शूट सिस्टम, ठीक है। ये रूट्स आ जाती हैं सारी की सारी, और ये सारे के सारे शूट्स हैं। शूट सिस्टम में हमारे पास स्टेम आ जाती है, फूल आ जाते हैं, फ्लावर, फ्रूट आ जाते हैं, ब्रांचेज आ जाती हैं, वो सारी की सारी, ठीक है। और इन्होंने पौधे को सपोर्ट करना है। ये तने का क्या काम होता है, पौधे को सपोर्ट करना ही ना, पौधा खड़ा रहे, एंड कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। और इसमें चूँकि मैंने बताया आपको शूट सिस्टम में पत्ते भी आते हैं ना, तो पत्तों का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना। तो शूट सिस्टम का भी यही काम है। ऑर्गेनिज्म क्या है, बात वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, उसके लिए माजरत है। लेकिन साल के एंड में इंशाल्लाह जब आप आएंगे, आप बोर्ड का पेपर दे के आएंगे, तो आपको लगेगा वाकई अल्लाह का शुक्र है मैंने वीडियोस देख ली लंबी, लेकिन मुझे सब कुछ आता था बोर्ड में। इंशाल्लाह एक जब लफ्ज़ हमने क्लियर किया होगा ना, तो बोर्ड में कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी, कोई क्वेश्चन, कोई MCQ आपका ऐसा नहीं होगा जो मिस हो, ठीक है। क्योंकि अब उन्होंने कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए वर्ड टू वर्ड लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है।
ऑर्गेनिज्म क्या है, ये देखिए सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे और मिलके ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ये एक ज़ेब्रा जिस तरह बन गया, जिस तरह ह्यूमन बीइंग बन गया पूरा। तो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग एंटिटी है, एक जानदार लिविंग एंटिटी है दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। जिस तरह हम अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पे डिपेंड किए बगैर, किसी पे मुनहसिर हुए बगैर मैं खाना खा सकती हूँ, मैं सांस ले सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद मूव कर सकती हूँ ना। तो ये ऑर्गेनिज्म होता है। ऑन बिहाफ ऑफ क्यों ऐसे सारे काम कर पा रहा है, क्योंकि उसके ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर सारे काम कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सब काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है। एग्जाम्पल क्या ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन और ट्रीज। सही हो गया। तो इंशाल्लाह अगली लेक्चर में हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ और बाकी चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।